बच्चों, कक्षाओं में हमने पूर्णांकों इंटीग्रल्स पर अध्ययन किया था, जिसमें हमने पूर्णांकों के गुणों प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स यानी पूर्णांकों के गुणों पर के संदर्भ में जोड़ यानी घटाव नहीं जोड़ और व्याकलन यानी घटाव के संदर्भ में इनका अध्ययन किया था। हमने इस संदर्भ में एक गुण का अध्ययन किया था, समवृत्त गुण। समवृत्त गुण क्या है? समवृत्त गुण यह क्या है? सरल रूप में इसे समझने का प्रयास करते हैं। पिछले वीडियो में भी आपने देखा है, अगर दो पूर्णांकों का योगफल ज्ञात किया जाए यानी जोड़ा जाए और उसका परिणाम पूर्णांक प्राप्त होता है, या एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को घटाया जाए, व्यवकलन किया जाए और उसका परिणाम पूर्णांक प्राप्त हो, तो हम कहेंगे कि समवृत्त गुण लागू है। हमने देखा था कि जोड़ और घटाव के संदर्भ में पूर्णांकों का समवृत्त गुण योग और व्याकलन पर लागू था। आज हम देखने का प्रयास करते हैं कि गुणन पर। आज का मेरा पाठ है गुणन। हमने योग और व्याकरण पर पिछले वीडियो में चर्चा किया है। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। निश्चित रूप से उसे देखें, तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगा और आप कुछ सीख पाएंगे। आइए देखते हैं गुणन का समवृत्त गुण। बहुत छोटा है, छोटी संख्या में लेता हूँ। ये आपने पहले दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ा है। दो का पहाड़ा तो आप आसानी से जानते होंगे। आइए हम देखने का प्रयास करते हैं। 2 को हम 3 से गुना करते हैं, परिणाम क्या होगा? 6। अभी आप 7वीं कक्षा में हैं, इसलिए थोड़ा सा इसे हम कठिन बनाने का प्रयास करते हैं। आपने ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को समझ लिया है, इसे आप संख्या रेखा पर अच्छी तरह से समझते हैं। आइए हम प्रयास करते हैं, इसे हम ऐसे करते हैं। 2 को हमने ऋणात्मक कर दिया और 3 को हमने धनात्मक बना दिया। इसका गुणनफल क्या होगा? 3 को हम 2 से गुना करेंगे 6 होगा और माइनस और प्लस माइनस होगा। आइए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, यह माइनस कैसे हुआ। हम इसी तरह से इसे और एक रूप में लेने का प्रयास करते हैं। 3 और 2 का गुना 6 होगा और माइनस यहाँ प्लस होगा। अर्थात यह तीनों संख्याएं क्या हैं? आप जानते हैं कि संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर से लेकर दाईं ओर तक जितनी भी संख्याएं हैं, या तो ऋणात्मक या धनात्मक, सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। बच्चों, हम देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्याओं का गुणन हम कर रहे हैं और हमें प्राप्त परिणाम पूर्णांक संख्याएं ही मिल रही हैं। यानी समवृत्त गुण जो है वह गुणन पर भी लागू है। आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कठिनाई नजर आए तो अपने सर से संपर्क करें या वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। आइए हम आगे चलते हैं। पूर्णांकों का गुणन। जोड़ हमने सीख लिया है, व्याकलन हमने सीख लिया है, यानी जोड़ और घटाव हम अच्छी तरह से जानते हैं, कैसे जोड़ा जाए, कैसे घटाया जाए। आइए हम कुछ गुना करने के लिए सीखते हैं। आपको हंसी आ रही होगी, आप 7वीं कक्षा में आपको जोड़ों सिखा रहा हूँ। बच्चों, जैसे जैसे आपकी कक्षा बढ़ेगी पाठ यही रहेगा, यही चैप्टर आप अपनी 8वीं कक्षा में भी पढ़ेंगे। प्रश्न थोड़ा सा कठिन होंगे, देखने में कठिन होंगे, लेकिन टोटल सिद्धांत, कुल सिद्धांत जो होंगे, तरीका यही होगा। अतः आप समझने का प्रयास करें। आइए हम चलते हैं पूर्णांकों के गुणन पर।
पूर्णांक का गुना कैसे करते हैं। यह है आपने पहली कक्षा से ही सीखा है। 2 को हमने 3 से गुना किया, 6 हुआ। फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूं, इसे मैं गुना करता हूं, मैंने लिखा था। अब मैं इसे गुना करता हूं, बच्चों पूर्णांकों के गुणन का जो मूल सार है, तरीका यहीं पर है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। आप देखेंगे यहां पर 2 के साथ कौन सा चिन्ह है, हमेशा याद रखेंगे गणित में। यदि संख्या के साथ कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब उसका हुआ कि वहां पर धनात्मक चिन्ह है। यानी 2 यहां पर धनात्मक है और 3 यहां पर धनात्मक है। 2 को हमने धनात्मक गुना धनात्मक, ऐसे आप समझना है। धनात्मक गुना धनात्मक बराबर परिणाम क्या है, आप देखें 6 के साथ भी कोई चिन्ह नहीं है, यानी धनात्मक। यहां ऋणात्मक गुना धनात्मक, आप 6 के साथ देखें कौन सा चिन्ह है, यानी ऋणात्मक गुना धनात्मक, क्या परिणाम मिला है, ऋणात्मक मिला है। ऋणात्मक गुना ऋणात्मक, परिणाम क्या मिला है, धनात्मक मिला है। पूर्णांकों के गुणन के संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आइए इसे हम थोड़ा सा अलग ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। हमेशा याद रखेंगे बच्चों, प्लस इंटू प्लस मीन्स रिजल्ट प्लस, माइनस इंटू माइनस मीन्स रिजल्ट प्लस, माइनस इंटू प्लस मीन्स रिजल्ट माइनस, या प्लस इंटू माइनस मीन्स रिजल्ट माइनस। यह आपको याद रखना है। अगर इसे आप याद रख लें तो गुना बहुत आसान हो जाएगा। 2 गुना 3 यानी 6 आप भी जानते हैं। 5 गुना 15 75 आप भी बता सकते हैं। 17 गुना 20 340 आप भी बता सकते हैं। लेकिन ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों का गुणन जब हम करेंगे तो कौन सा चिन्ह लागू होगा, इसे समझने के लिए इस सिद्धांत को आपको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है। अब हम चलते हैं। हमने यहां तो देखा कि 2 पूर्णांकों का हमने गुणन किया। हमने क्या किया, 2 पूर्णांकों का गुणन किया। अब ऐसी भी स्थिति आ सकती है, एक साथ 3 पूर्णांक आ जाए, 4 पूर्णांक आ जाए, 5 पूर्णांक आ जाए, या बहुत अधिक पूर्णांक रहे। उस समय आप घबरा जाएंगे। जब 2 से अधिक पूर्णांक हमारे सामने आ जाएंगे तब थोड़ी सी स्थिति हमें कठिन दिखेगी। लेकिन बच्चों कठिनाई कहीं नहीं है, कठिनाई हमारे समझ की है। अगर हम समझ बना लेते हैं, अपने दिमाग पर बैठा लेते हैं, तो कहीं कोई कठिनाई नजर नहीं आएगी। आइए इसको समझते हैं। क्या हल आएगा, आपने तो आसानी से बता दिया, 8 होगा। इसे आपने दूसरी तीसरी कक्षा से ही सीख लिया है। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, आसानी से आपने पहाड़ा पढ़ लिया और आपने 8 बताया। बच्चों हमें ये तो बताएं कि इसके साथ चिन्ह कौन सा होगा। उलझ गए ना, समझ यही बनानी है। समझ हमें यही बनानी है। अब कैसी समझ बनानी है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम जोड़े को लेते हैं। हमने ठीक 1 मिनट 1.5 मिनट पहले इस वीडियो में आपको बताया है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। हम उसी को लेते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह 4 प्लस में आ जाएगा। फिर अगला जो बचा है माइनस 2, अब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, आपको याद होगा
आप देख भी रहे होंगे। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। हो गया ना आसान? समझ बनाने की आवश्यकता है। याद रखेंगे, अगर ऋणात्मक चिन्हों की संख्या विषम हो, सम और विषम आप समझते होंगे, जिसमें 2 से भाग लगता है उसे हम सम कहते हैं, और जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे हम विषम कहते हैं। अगर ऋणात्मक चिन्हों की संख्या विषम हो तो प्राप्त परिणाम ऋणात्मक होगा, हमेशा याद रखेंगे। धनात्मक में आपको समस्या नहीं आनी नहीं चाहिए। इसी पर आपके पाठ में बहुत एक अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, आप उसे समझने का प्रयास करेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई ऐसी संख्या आपको दी हुई है जिसमें 10 धनात्मक चिन्ह हो, 10 धनात्मक चिन्ह है और 201 ऋणात्मक चिन्ह है, तो प्राप्त परिणाम क्या होगा? इसका हल मैं नहीं बता पाऊंगा। आप वीडियो को देखते देखते इसका हल ढूंढने का प्रयास करें कि प्राप्त परिणाम धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। आपको इशारा दे देता हूं, ध्यान देना है यहां पर। आइए हम आगे चलते हैं। हमने समृद्ध गुणों पर चर्चा कर लिया है। जब हम योग का चर्चा कर रहे थे या व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे, हमने क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता क्या होता है? अदला बदली, क्रम का अदला बदली पर हमने अध्ययन किया था। क्या यह गुणा में भी लागू है? क्रम विनिमयता क्या यह गुणा में भी लागू है? आपको याद होगा यह योग में लागू था। फिर एक बार कहूँगा, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार निश्चित रूप से देख लें, अन्यथा यह वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। हमने देखा था कि जोड़ में क्रम विनिमयता लागू था लेकिन व्याकरण में नहीं था। आइए गुणा में देखने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान सा समस्या हम लेते हैं। 7 गुना 8 क्या होगा हल? आप पहाड़ा 7 का अच्छी तरह जानते हैं। 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ लेना है। 8 सते 56। अगर 8 के पहाड़ा को आपको 7 बार पढ़ने के लिए कहा जाए, 7 8 56। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 7 को पहले लिया था, यहाँ पर 7 को बाद में लिया। कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ क्रम का अदला बदली कर दिया है, क्रम को उलट पुलट कर दिया। यही तो क्रम विनिमयता है। परिणाम दोनों में बराबर है, अर्थात योग में जो क्रम विनिमयता लागू है वह गुणन में भी लागू होता है। आप अच्छी तरह से इसे याद कर लेंगे कि क्रम को अगर उलट पुलट कर दिया जाए तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने व्याकरण पर इसका चर्चा किया था। जिस तरह योग का उल्टा व्याकरण होता है, जोड़ का उल्टा घटाव, तो गुणा का उल्टा भाग। आप अच्छी तरह जानते हैं, गुणा का उल्टा भाग। हम देखने प्रयास करते हैं कि क्या यह भाग पर भी लागू है। देखते हैं। 7 भाग 8, उसी को मैंने लिया, या थोड़ा सा सरल कर देते हैं इसे और हम, ताकि आप आसानी से समझ सकें। हम 15 को भाग देने का प्रयास करते हैं 3 से। आपने तो आसानी से बता दिया 5। अब इसी के क्रम को हम पलटते हैं। 3 को हम भाग देते हैं 15 से। क्या होगा? आप 7वीं कक्षा में हैं। 3/15 यानी 3 भाग 15, जिसको हम जब संक्षिप्त रूप में लाएंगे तो 1/15
5, 3 × 5 = 15 हमने काट दिया, 1/5। यह पूर्णांक संख्या है बच्चों, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। आपने 6ठी कक्षा में ही पढ़ा है। अर्थात क्रम विनिमय नियम जो गुणन पर लागू हुआ वह भाग पर लागू नहीं है, याद रखेंगे। क्रम विनिमय नियम गुणन पर लागू है, भाग पर लागू नहीं है। क्रम विनिमय नियम योग पर लागू है, व्याकरण पर लागू नहीं है। आगे चलते हैं। हमने जो और व्याकरण के संदर्भ में देखा था, एक गुण था साहचर्य नियम, साथी बदलने का तरीका। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, इसका मतलब क्या हुआ? हम 2 × 3 × 5 एक संख्या लेते हैं। ये 3 संख्याएं हैं। आप भी अपने विद्यालय में जोड़ा बनाते होंगे, अपने साथियों का जोड़ा। हम यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं, 3 और 5 को एक साथ हम कर देते हैं और इसी को हम फिर से लिखते हैं। यहाँ पर 3 का साथी 2 है। हमें देखना है कि परिणाम में क्या अंतर पड़ रहा है। जब 3 5 के साथ था और जब 3 2 के साथ है, परिणाम में क्या अंतर हो रहा है? हो गया। हमने यहाँ पर 2 × 3 × 5 रखा था। हमने 3 का साथी 5 को बनाया, फिर उसी को हमने 3 का साथी यहाँ 5 था, हमने 3 का साथी यहाँ 2 को बनाया। देखें, प्रयास करते हैं प्राप्त परिणाम में क्या अंतर हुआ है। आइए पहले यहाँ हम देखते हैं 2 × 3 × 5। चूंकि यह एक साथ है, हम पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। 3 × 5 15 और फिर 15 को 2 से गुना करते हैं 30। अब हम यहाँ आते हैं 2 × 3 6, फिर गुना 5 30। ये तो धनात्मक संख्याएं हैं। हो सकता है इन तीनों में से ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती। हम यहाँ 3 को ऋणात्मक बना देते हैं। जब 3 को हमने ऋणात्मक बनाया तो प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, आपने पहले से ही देख लिया है। और माइनस और फिर यहाँ प्लस है, यानी रिजल्ट क्या हमारा आएगा? फल क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। आइए, यहाँ हमने 3 को ऋणात्मक किया था। 2 × 3 6, यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा। फिर जब यहाँ 5 से गुना करेंगे, 5 धनात्मक है, 6 ऋणात्मक है, 6 × 5 = 30, परिणाम ऋणात्मक आएगा। अर्थात ये दोनों बराबर हैं। साहचर्य नियम, जो साहचर्य नियम योग में लागू था वह गुणा में भी लागू है। इसको ऐसे कह सकते हैं बच्चों, जैसे आप अगर 2 भाई हैं और कुछ गुण, लगभग गुण आप दोनों भाइयों का मिलता जुलता है, उसी तरह जोड़ और गुना का भाई मान सकते हैं। और क्रम विनिमयता और साहचर्य, समृद्ध, ये तीनों गुण दोनों में मिलते हैं और दोनों में लागू हैं। आइए हम चलते हैं। गुना का एक अलग नियम, एक और गुण है वितरण का गुण, वितरण नियम। इसे आप प्रयास करें ढंग से याद करने का। यह बहुत ही अच्छा गुण है और बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने में इसमें आपको बहुत अधिक सहायता भी मिलेगी। वितरण गुण यह क्या है, इसे एक प्रश्न के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं।
2 गुना 3 जोड़ 2 गुना 5। आप समझने का प्रयास करें। यहाँ 3 के साथ 2 है और यहाँ 5 के साथ 2 है। इससे हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 गुणनफल के 2 हिस्सों में बटा हुआ है। यही तो वितरण है। क्या ऐसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 2 गुना 3, 2 को हमने बाहर कर दिया। देखिए 2 को हमने बाहर कर लिया है क्योंकि 2 दोनों जगह में है। 2 गुना यहाँ 3 बचा और फिर जोड़ का चिन्ह आया और यहाँ 5 आया, बराबर क्या होगा 2 गुना 8 यानी 16। आप इसे हल करने का प्रयास करें। इसका हल आप करेंगे 2 तिया 6 और इसे हल करेंगे 5 दूनी 10। रिजल्ट क्या आ रहा है 16। यह है गुणन का वितरण नियम। इस तरह के बहुत से प्रश्न आपको आएंगे। इसमें उलझना नहीं है, समझना है कि जो वितरण किया गया है, जो बंटवारा किया गया है, सब में कौन शामिल है, जिसे हम अंग्रेजी में कॉमन बोलते हैं। सब में कौन शामिल है, उससे हमें पहचान के अलग करना है। इसे इस समस्या या इस वितरण नियम से हम बड़ी बड़ी समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे बोला जाए -25 गुने 67 गुने 4, हो गया ना कठिन? आपने अधिक से अधिक 30 तक का पहाड़ याद किया है। अब तो यहाँ 67 को आपको 4 से गुना करना है, जिसका पहाड़ आप जानते नहीं हैं। बच्चों, यहीं पर वितरण नियम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कैसे? यहाँ जोड़ा लगा देंगे हम। आप 25 का पहाड़ा तो जानते हैं ना? हम 25 को 4 के साथ ले लेंगे। 25 गुने 4 गुने 67। 25 को 4 से गुना किए हम 100 होगा, चिन्ह माइनस होगा और गुना 67 है। अब 67 को 1 से हमने गुना किया, 67 को 1 से गुना किया 67 हुआ और 2 शून्य है, 2 शून्य होगा और चिन्ह है ऋणात्मक। आपने देखा कि वितरण गुण का इस्तेमाल करके हम कितना आसानी से इस बड़ी समस्या का हल निकाला। हमने कुछ देर पहले समृद्ध गुण पर चर्चा किया था। समृद्ध गुण क्या है कि अगर 5 में हम 0 जोड़ते हैं तो रिजल्ट 5 आता है, या 5 में हम 1 से गुना करते हैं तो 5 प्राप्त होता है। यह समृद्ध गुण है, मिलता जुलता। या कहने मतलब क्या है कि 2 पूर्णांकों को हम जब जोड़ते हैं तो पूर्णांक प्राप्त होता है, 2 पूर्णांकों का गुणा करते हैं तो हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने शून्य और 1, शून्य और 1 का उदाहरण इसलिए लिया है कि इस पर कुछ चर्चा हमें करनी है। हमने पिछले वीडियो में योग तत्समक का चर्चा किया था। 5 और शून्य को जब हम जोड़ते हैं तो प्राप्त परिणाम 5 होता है। शून्य को किसी भी पूर्णांक में हम जोड़ते हैं तो प्राप्त परिणाम वही पूर्णांक होता है। अतः शून्य को हम लोग योग तत्समक कहते हैं। शून्य को हम क्या कहते हैं? योग तत्समक। उसी तरह किसी भी पूर्णांक संख्या को जब गुना हम 1 से करते हैं तो प्राप्त परिणाम वही पूर्णांक संख्या होता है, इसलिए को हम गुणन तत्समक कहते हैं। समृद्ध गुण आपने समझा है कि जोग पर लागू था, घटाव में लागू नहीं था। गुना पर लागू है, क्या वह भाग में भी लागू है? समृद्ध गुण का मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरह की क्रिया हम करें, किसी भी तरह की क्रिया करें, चाहे क्रम विनिमयता हो या साहचर्य नियम को लागू करके हम बनाएं, प्राप्त परिणाम हमें
पूर्णांक संख्या ही होनी चाहिए। अगर हर स्थिति में प्राप्त परिणाम पूर्णांक है तो वह समृद्ध गुण लागू है। हमने अभी एक उदाहरण दिया था जहाँ पर आपको लग रहा होगा कि शास्त्रीय नियम तो भाग में भी लागू है। बच्चों, शून्य भाग 5 परिणाम क्या होगा? शून्य होगा। कैसे? 5 का पहाड़ा हम शून्य बार पढ़ेंगे, रिजल्ट शून्य आएगा, यानी परिणाम शून्य हुआ। अगर 5 को हम शून्य से भाग दें तो बता सकते हैं? जितनी बार भी हम शून्य घटाते जाएंगे 5 पर, आप भाग की क्रिया जानते हैं, जितनी बार भी हम शून्य घटाएंगे 5 में, हर बार 5 आते रहेगा और हम थक जाएंगे घटाते घटाते। इसलिए यह अर्थहीन हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। इसका कोई मायने नहीं रह जाता है, इसका कोई जवाब हम नहीं दे सकते हैं। यहीं पर शास्त्रीय नियम फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। इसलिए भाग में शास्त्रीय नियम लागू नहीं है। बच्चों, आज का पाठ लगभग यहीं समाप्त हो रहा है। आप पूरे पाठ को एक बार अपनी पाठ्यपुस्तक से समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के साथ इस पाठ में आए हिंदी शब्दों के कुछ अंग्रेजी रूपांतरण भी आपको दिए जा रहे हैं। आप उन्हें भी याद करने का प्रयास करें ताकि अगली कक्षा में जब संयोगवश अगर उनका अंग्रेजी रूप आपके सामने आ जाए तो आप अचानक समस्याग्रस्त नहीं हों, भटके नहीं, आपको आसानी से याद रहे कि पूर्णांक इंटीग्रल्स को कहते हैं। योग मतलब एडिशन, व्यवकलन मतलब सब्सट्रैक्शन, या गुणन मतलब मल्टीप्लिकेशन, या भाग मतलब सब्सट्रैक्शन। इस तरह से बहुत से शब्द आपको दिए जा रहे हैं, अब उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से एक बार सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।